नमस्कार, ईटेन और स्वदेश पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और आप देख रहे हैं मार्केट गपशप का एक स्पेशल शो माला माल मिड कैप। सामान्य तौर पर शो में हम जो है किसी सेक्टर की चर्चा करते हैं, किसी खबर की चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम इस शो में किसी खबर की या किसी सेक्टर की नहीं चर्चा कर रहे हैं, एक इंडेक्स की चर्चा कर रहे हैं। वो इंडेक्स है मिड कैप इंडेक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अगस्त का एक ऐसा महीना था जब हमने देखा कि बाजार एक रेंज में फंसा हुआ था, रिटर्न देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा था। लेकिन एक ऐसा इंडेक्स था जिसने एक शानदार रिटर्न दिया, 24 से लेकर 25% तक का रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि इस साल पूरे इंडेक्स में, लेकिन इस महीने में कह सकते हैं कि अगस्त में एक ऐसा इंडेक्स था मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स, जहां पे करीब 3 से लेकर 4% तक का रिटर्न देखने को मिला है। यानी कि कह सकते हैं कि दिग्गजों का सरेंडर हो रहा है और स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। आंकड़े पे अभी बताऊंगा आपको, लेकिन इस शो में हमारे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़े हैं, जिनके बारे में मैं एक बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों पे सबसे ज़्यादा किसी की पैनी नज़र होती है तो वो शरद की होती है। शरद, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल। जो ओवरऑल कहेंगे कि ऑफ कोर्स इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है बहुत अच्छी देखने मिली है मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में। अब यहाँ पे जो है देखा जाए तो ईयर टू डेट बेसिस में भी आउट परफॉर्मेंस आई है आपके बेंचमार्क इंडेसेस को लेके, अगस्त के महीने में भी, और वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव है। और ऑफ कोर्स जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहाँ पे कमाई के मौके ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, तो यहाँ पे स्क्रीन पे हम लगातार नंबर्स भी बता रहे हैं कि कैसे हमने देखा कि शानदार परफॉर्मेंस खासतौर पे देखने को मिला है। निफ्टी देखिए, इस साल देखिए खासतौर पे ईयर टू डेट रिटर्न तो निफ्टी मिड कैप में करीब 24% का रिटर्न देखने को मिला है, स्मॉल कैप में 26% का। अगस्त में निफ्टी बैंक निफ्टी निगेटिव है, लेकिन इसमें भी देखिए 3.5% 4% का रिटर्न देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल कई सारे ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है जिसमें 100% तक का रिटर्न देखने को मिला है। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की बात की जाए तो दो जानकार हमेशा ऐसे होते हैं जो हमारी मदद करते हैं और इन शेयरों के बारे में बहुत विस्तार से आपको बताते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। वो हैं गौरांग शाह और विवेक कारवा। वो दोनों जुड़ चुके हैं हमारे साथ तो इस शो में चर्चा करने के लिए। इन दोनों से समझेंगे कि जिन शेयरों के बारे में हम बता रहे हैं उन शेयरों पे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। गौरांग सर, आपसे बस एक छोटा सा जवाब मैं चाहूँगा, क्या मिड कैप में जो कमाल चल रहा है इस साल, अभी और कुछ महीने बचे हुए, ये कमाल चलता रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप में ज्यादा भरोसा है, स्मॉल कैप में मनीष आपको बहुत ही चुनिंदा रहना पड़ता है क्षेत्र के आधार पर और कंपनी के आधार पर। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी छोटी कंपनी में निवेश करके ये उम्मीद रखें कि आपको शानदार रिटर्न मिले, क्योंकि अभी भी मेरे ख्याल से वो जो अंतर है शेयर के दाम का और उस कंपनी के नतीजों का, यानी कि जो आंकड़े आते हैं उस पे बहुत बड़ा अंतर है। अभी भी शेयर के दाम तक पहुंचने के लिए नतीजों को थोड़ा समय लग सकता है। और ऐसा बहुत बार हुआ है मनीष के जब भी बाजार में थोड़ा बहुत गिरावट आती है तो सबसे पहले जो धराशायी हो जाता है वो स्मॉल कैप होता है, उसके बाद मिड कैप और उसके बाद लार्ज कैप। तो आपको हम नहीं कहते कि आपको निवेश नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इतना ध्यान रखें कि आप कौन से क्षेत्र में और कौन सी छोटी कंपनी में निवेश करते हैं। तो सब कौन सी कंपनियों में निवेश करना चाहिए, इसके लिए मदद करने के लिए खुद गौरांग सर हैं, विवेक है, इन दोनों से समझेंगे। और हमने इस पूरे चर्चा को दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम उन शेयरों के बारे में बात करेंगे जिसमें एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है और लगता है कि शायद अब रैली देखने को न मिले। दूसरे हिस्से में उन 7 शेयरों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें बहुत रैली नहीं आई है लेकिन रैली आने की संभावना है। इसलिए इन तमाम शो को अगले आधे घंटे तक आप देखिए और तमाम शेयरों को ध्यान से नोट कीजिए, हमारे गेस्ट को सुनिए कि किन शेयरों पे वो क्या राय दे रहे हैं, क्योंकि अगले 3-4 महीने में हो सकता है कि इन शेयरों में आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिले, बेहतर पैसा बनता हुआ दिखे। शुरुआत शरद आपके साथ करेंगे। दो ऐसे स्टॉक्स जिसमें हमने देखा कि मिड कैप में एक शानदार रैली देखने को मिली है। जी बिल्कुल। दो स्टॉक्स है, वो है IRFC और है आपके BHEL। अब याद रखें यहाँ पे मार्च लो से ये दोनों स्टॉक्स में लगभग आप कह सकते हैं 76 to 90% का रिटर्न्स दिया। और एनालिस्ट लेकिन हालांकि जो ओवरऑल देख रहे 12 मंथ बेसिस पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 36 to 41% का जो है गिरावट देखने मिल सकता है। IRFC में ऑफकोर्स जो फाइनेंसिंग में जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है क्योंकि रेलवे कैपेक्स बढ़ रही है और लोअर वैल्यूएशंस भी है, बाजार का मानना है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है BHEL में अच्छी ऑर्डर इनफ्लो देखने मिल रही है और लगभग 20 गीगावाट का जो थर्मल ऑर्डर्स है उसमें भी जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। तो इन दोनों स्टॉक्स पे जो है हमारी नजर रहेगी। तो दो स्टॉक्स की बात हुई, IRFC और BHEL। गौरांग सर, आपसे जानना चाहूँगा, लगातार इन दोनों शेयरों पे आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव रहा है, क्या अभी भी आप पॉजिटिव है इन दोनों शेयरों को लेकर?
तो ये पहले बात करते हैं आईआरएफसी की, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नाम ही सुझाता है कि जो भी भारतीय रेल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको ये राशि मुहैया कराती है। और हमने आईपीओ के समय पर इस पर सब्सक्राइब आईपीओ में दिया था लंबी अवधि के लिए। और जिस प्रकार से परिवर्तन मनीष हमने डिफेंस क्षेत्र में देखा था 3-4 साल पहले, जब भारत सरकार ने डिफेंस एफडीआई खोला गया था, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में प्रोत्साहन दिया था, उसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मेंस डिफेंस क्षेत्र के कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी करेंगे। उसी तर्क के आधार पर मेरे ख्याल से रेलवे, भारतीय रेल से जुड़ी हुई जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, वो आने वाले समय में बेहतर करेगी। जो भी योजनाएं भारतीय रेल को लेकर के आधुनिक बनाने की बात की है। और बीएचईएल पर भी हमारी काफी लंबे समय से राय रही है। हमें लग रहा है कि बीएचईएल पर यहां से भी अगर आप देखें तो 15% के आसपास का ऊपर की तरफ का दायरा आपको दिख सकता है। ये दोनों ही लंबी अवधि के लिए सुझाव है। तो आईआरएफसी और बीएचईएल दोनों शेयर पसंद है। गौरांग सर के यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब विवेक के पास चलते हैं। विवेक, वैसे आपके और गौरांग सर की जोड़ी जो है ना किसी शो को सुपरहिट बना देती है, वैसे ही क्या आपको लगता है कि बीएचईएल भी अगले कुछ महीनों में सुपरहिट रिटर्न देगा? पहले तो मनीष, आज जब आपके कोऑर्डिनेटर से बात हो रही थी तब उन्होंने बोला गौरांग शाह होंगे आपके साथ। मैं बोला अरे बाप रे, अब स्टॉक पे तो नहीं, मुझे हिंदी पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। वो मैंने जानबूझ के बोला था कि मैं शो कर रहा हूं तो मुझे गौरांग सर और विवेक दोनों चाहिए क्योंकि इनकी जोड़ी सुपरहिट है। और एक और बात हुई, वो बोल रही थी कि वो भी सर कि चेन्नई से है। मैं बोला मुझे मालूम नहीं था, मैं भी चेन्नई में बैठा हूँ। अब मैं बोला इमीडिएटली गौरांग शाह को बोलूंगा कि जाके ट्यूशन ले मेरी हिंदी, और उनके ऑफिस पहुंच जाता हूँ मैं आज। कल वीकेंड है तो सर आपको एक मैसेज भेजने वाला हूँ थोड़ी देर में। अब तो देखिए, बीएचईएल एक तो देखिए 2-3 चीज है। एक जो ऊर्जा सेक्टर है, इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी, अब मैं हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ, गलत होगा कहीं ना कहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्टर है उसमें आपको यहाँ से मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखने वाली है। इनफैक्ट कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पे ये बोला गया था कि ऑलमोस्ट जुलाई का सबसे हाईएस्ट पीक इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बाजार में हुआ है। और जो थर्मल प्लांट है उसका बेनिफिट भी कंपनी को आगे चल के मिलने वाला है। और आज के दिन आप अगर पीएसयू सेगमेंट में देखो, इन दामों में, शेयर की दामों में और इस वैल्यूएशन में, आपको इस स्पेस में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में सबसे बेहतरीन शेयर दिखेगा कि बीएचईएल ही है। तो मुझे तो लगता है कि इसको रखना चाहिए। और आप अगर 10 साल का एवरेज भी देखो तो इस शेयर ने रिटर्न कभी नहीं दिया है। और ये सेक्टर 10 साल के साइकिल के बाद अब रिवाइवल मोड पे आया हुआ है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि इसमें आराम से आपको टारगेट मिल सकता है करीबन 190 तक का भी। मे बी 18 से लेकर 18 महीने लगेंगे इसको। और इस बाजार में देखिए एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बाजार बुल फेज में होता है जो अभी है, इस फेज में आपको हर स्टॉक मल्टी बैगर दिखेगा और हर स्टॉक चीप भी दिखेगा। तो इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत मेन चीज होगी यहाँ पे। तो एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखिए, कोई भी, चाहे फंडामेंटली अच्छा कंपनी हो, फिर भी 107 का स्टॉप लॉस रहेगा और 190 तक ये बीएचईएल भी जा सकता है। तो मेरा तो बुलिश कॉल रहेगा बीएचईएल। तो बीएचईएल खरीदारी करने से विवेक को भी पसंद आ रहा है। 190 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 107 रुपये का उन्होंने कहा कि चाहे तो आप स्टॉपर्स लगा कर रख सकते हैं। 18 महीने का नजरिया है। आपने 2 स्टॉक्स की बात की, दोनों स्टॉक्स पे तो हमारे जानकारों ने मोहर लगा दी कि उनको पसंद है। 3 स्टॉक्स और बताइए एक साथ। जी बिल्कुल, एस्कॉट्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो क्यूबोटा की सिनर्जीज है, एक्सपोर्ट मार्केट रिलेटेड भी, और जो रेलवे कंस्ट्रक्शन का सेगमेंट है, यहाँ पे बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। और इम्पोर्टेंटली ये भी बता दें कि ये इलेक्शन ईयर है, तो इसके कारण जो है आगे जाते हुए डिमांड देखने मिल सकती है। एस्कॉट्स के अलावा वोडाफोन आइडिया में भी प्रमोटर की सपोर्ट आ रही है, लगभग 2000 करोड़ का इन्फ्यूजन है। और आगे जाते हुए मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट करे कि एक पोटेंशियल फंड रेज देखने मिल सकता है। हालांकि इनकी जो सब्सक्राइबर बेस है, यहाँ पे बड़ी लॉसेस देखने मिली है पिछले 3 से 4 साल तक। एनबीसीसी भी तीसरा स्टॉक है जहाँ पे लगभग 8000 करोड़ के जो है इनके ऑर्डर लाइन जो है मिलने वाले हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो इनकी जो FY24 की गाइडेंस है ऑर्डर को लेके, इसमें भी स्ट्रेंथ आया है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं।
ये जिन स्टॉक्स की बात हुई गौरांग सर, स्कॉट्स की बात हुई, एनबीसीसी की बात हुई, तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हमने देखा है इस साल जो अच्छी रैली देखने को मिली है। हालांकि बीते एक साल में रिटर्न नहीं था, इस साल एक बेहतर रिटर्न देखने को मिला है। और अब तो देख रहे हैं कि जिस तरीके से कमेंट्री आई है कि ट्रैक्टर्स की बिक्री एक अच्छी रिकॉर्ड ऊंचाई पर देखने को मिल रही है अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग कंपनियों के। ये 3 शेयर में से कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है यहाँ पे, या आपको लगता है कि रखना चाहिए, निकल जाना चाहिए, या नई खरीदारी करनी चाहिए? तीनों का मतलब है आपका एनबीसीसी, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और वोडाफोन। ठीक है मनीष? तो जी। पहले ये तीनों ही स्टॉक पर, इनफैक्ट वोडाफोन पर काफी लंबे समय पहले हमने बिकवाली की राय दी थी, हमारा लक्ष्य आ चुका था, वो अभी राय नहीं है, इसलिए विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। और मैं ये मानता हूं, जो भी हमारे मित्र बता रहे थे, लगातार उपभोक्ताओं की संख्या में आपको महीने दर महीने निचले स्तर आते हैं, तो लंबे समय में आप किसको सर्विस करेंगे? अगर आपके पास उपभोक्ता ही इतने नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? 5G में अभी भी मन बना रहे, आना है नहीं आना है, डेट काफी है बैलेंस शीट पर, तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा वोडाफोन पर। एनबीसीसी और एस्कॉर्ट्स कुबोटा, तो एनबीसीसी पर हमें लग रहा है नतीजों के आधार पर अभी भी कुछ कमी है, हमारी बिकवाली की राय है एनबीसीसी पर। उसी तर्क के आधार पर एस्कॉर्ट्स कुबोटा, हमारा जो लक्ष्य था वो आ चुका है, इसलिए हमने मुनाफा वसूली या फिर बेचने की राय दी है। तो ये राय तो वोडाफोन जो है पसंद नहीं है गौरांग सर को, उनको लगता है कि नहीं इससे दूर रहिए। एनबीसीसी पर उन्होंने बिकवाली करने की सलाह दी है, स्कॉट्स भी उनको पसंद नहीं आ इस लेवल पे। विवेक सर, आपसे समझना चाहेंगे क्या आपकी राय भी यही है या इससे इतर? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मैक्सिमम समय आप और गौरांग सर एक पीच पे होते हैं, कई बार आप अलग भी होते हैं, और इस शो की और हम दोनों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि पैसा बनना चाहिए और रस्सा कसी भी कई बार होनी चाहिए। क्या इन तीनों शेयरों में से कोई शेयर आपको पसंद आता है, या आप भी गौरांग सर के साथ जा रहे हैं? तो मनीष, बाजार की खूबसूरती है ये, व्यूज चेंज होके तभी बाजार चलता है। बिल्कुल। इस पे मुझे लग रहा है कि मैं तो तीनों स्टॉक पे गौरंग सर के साथ हूँ इसमें। एस्कॉर्ट्स तो देखिए 800 रुपए से ट्रैक करना चालू किया था, और अब इस दामों में लग रहा है कि वैल्यूएशन काफी महंगा होके रखा है। और इलेक्शन ईयर आ रहा है, आपने देखा। और इस बार सरकार इस ट्रेंड पे है कि इलेक्शन ईयर में आपको फ्री पीस जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बांटती है। तो फार्मर्स वेवर या फिर ट्रैक्टर्स पे आपको इजी लोन, ये सब कुछ होने वाला नहीं है, और वैल्यूएशन मुझे कॉस्टली लग रहा है। कंपनी ओवरऑल ठीक है, ऑन टिप्स देख सकते हैं, डेट जीरो है इसमें, तो उस हिसाब से अब एनबीएफसी पे भी, एनबीसीसी पे भी सिमिलर व्यू है। हो सकता है कि यहाँ से 3 या 4 रुपए और बढ़े, जो करीबन 8-10% हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन वहां पे एकदम कॉस्टली हो जाएंगे। वोडाफोन पे तो मैं तो क्लियर हूँ, आपको बेच के पैसा निकाल के निकल जाना चाहिए। देखिए 1.25 लाख करोड़ डेट, जैसे सब्सक्राइबर बेस तो एकदम धीरे धीरे कम ही होते जा रहा है। एज डिस्क्लोजर, वोडाफोन कनेक्शन है मेरा मेन मोबाइल नंबर, यही एक डिस्क्लोजर रहेगा, शेयर नहीं है। तो कनेक्शन अभी सब्सक्राइबर बेस कम हो रहा था, मुझे वेव्स जो वेव्स है वो ज्यादा मिल रहे, तो मेरा एक्चुअली कनेक्शन बहुत क्लियर है अभी। लेकिन देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, ऐसी कंपनी आप कहाँ लेके जा रही है? ये आगे का यस बैंक जैसे हो सकता है, अगर इसमें कुछ भी मर्जर होता है और आगे चल के दिख रहा है कि ये एमटीएनएल, बीएसएनएल और वोडाफोन, सरकार इसको मर्ज करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक वो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी। कंपनी डूबनी नहीं चाहिए, और मोनोपोली या डुओपोली नहीं होना बाजार में, इसके लिए सरकार भी इसको बचाना चाह रही है। तो अगर ये मर्जर भी होता है तो यस बैंक के जैसे आप देखोगे ये शेयर अटक जाएगा एक जगह पे। तो मुझे तो कुछ उम्मीद नहीं है, अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, तो इसके लिए आप निकल जाइए इससे। शेयर पे वोडाफोन, स्कॉट्स, एनबीसीसी दोनों जानकारों ने सीधे तौर पे माना कि आपको निकल जाना चाहिए। और वोडाफोन पे सबसे अच्छा डिस्क्लोजर तो विवेक सर ने दिया अपने स्टाइल में, और उससे सीधे तौर पे बता रहे कि शेयर से आपको निकलने में ही भलाई है। और शो के शुरू में गौरांग सर ने कहा भी था कि जब बाजार गिरेगा तो हो सकता है इन मिड कैप के कई शेयरों में गिरावट देखने को मिले। तो जहां मुनाफा मिल रहा है, एक बार के लिए मुनाफा बुक कर ले, बाहर निकल ले। स्क्रीन पे सिर्फ मुनाफा देखने से कुछ होता नहीं, पैसे घर में आना भी बेहद जरूरी है। अब बताइए 2 शेयर और जिसने इस साल एक अच्छा रिटर्न दिया है और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, 2 स्टॉक्स होने वाले इस लिस्ट में। एक आता है इंडिया सीमेंट्स है। यहाँ पे FY24 के लिए अगर सीमेंट डिमांड के बारे में बात करें तो डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है। एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो कैपेक्स में जो इंप्रूवमेंट आई है और हाउसिंग साइकिल में इंप्रूवमेंट आई है, उसके कारण भी जो है कंपनी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियरी देखने मिल सकती है। और जो सेकेंड हाफ होता है FY24 का, जब मानसून सीजन धीरे धीरे खत्म होता है, तब जो है एग्जीक्यूशन शुरू होती है, प्राइसिंग पावर आती है।
तो इसके कारण जो है इंडिया सीमेंट्स के ये अहम ट्रिगर है। JSW एनर्जी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मनीष, यहाँ पे GQG पार्टनर्स हैं, उन्होंने स्टेक लिया है लगभग 1% का। अब ये जो है बहुत बड़ा फॉरेन FI निवेशक है जिन्होंने इन्वेस्ट किया और इन्होंने अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में भी जो है इन्वेस्ट किया था। यहाँ पे देखें तो पावर डिमांड जो है ओवरऑल आप कह सकते हैं उसका भी बेनिफिशियरी देखने मिले, जो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आए हैं क्योंकि अनसीजनल रेनफॉल आया है। एंड ऑफकोर्स इसके जो इम्पैक्ट है, आपके जो हाइड्रोजन होती है, ग्रीन एनर्जी होती है, उसके भी उनके बहुत सारे आर्म्स हैं। तो इसके 3 या 4 अहम ट्रिगर्स आ रहे हैं JSW एनर्जी के लिए। तो 2 शेयर JSW एनर्जी और इंडिया सीमेंट पे जो है अलग अलग रिटर्न अच्छा देखने को मिला। क्या गौरांग सर आपको लगता है कि दोनों शेयर होल्ड करना चाहिए? जैसा कि आपके शुरुआत के 2 शेयरों में नजरिया था, बाकी के 3 शेयरों में अपने नजरिया बदला, बिकवाली की सलाह दी, इस पे क्या नजरिया है आपके इन दोनों शेयरों पे? तो पहले इंडिया सीमेंट पे बात कर लेते हैं। हमारी राय है यहाँ पर, और हमें लग रहा है साल भर यानी कि 12 महीने या 18 महीने में आपको 15% के आसपास है, उससे थोड़ा ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। और सीमेंट एक कमोडिटी का भी प्ले है मनीष। जिस प्रकार से भारत सरकार खर्च कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो निर्माण कार्य हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सीमेंट की खपत होगी। रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है, वहां सीमेंट की खपत हो रही है। निजी कंपनी अपनी विस्तार योजना आगे बढ़ा रही है, वहां पर सीमेंट का खपत हो रहा है। तो सीमेंट की खपत होगी और हम सीमेंट क्षेत्र पर काफी सकारात्मक सा नजरिया लेकर के। रही बात JSW एनर्जी की, तो अभी आपके मेरे ख्याल से सहयोगी बता रहे थे कोई बड़ा निवेशक, मैं नाम भूल गया, तो भाई ABCD आए, XYZ आए या LIP आए, कोई भी आए, आपका तर्क क्या होता है निवेश करने का? कोई बड़ा निवेशक को आप अब नकल करेंगे तो उसकी बुद्धिमत्ता क्या है, उसने क्या इस्तेमाल किया है सोच में, वो आपको पता नहीं है। आप सिर्फ नकल करके निवेश करें। नकल करके, मेहरबानी करके शेयर मार्केट में कभी भी आपको निवेश नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई बड़ा संस्थागत निवेशक हो या फिर कोई निजी निवेशक हो या फिर कोई आपका रिश्तेदार हो। आपको उनकी राय पर, आपको अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। JSW पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन विवेक भाई ने शुरुआत में ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के जो टिप्पणियां करी है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। मेरे ख्याल से आने वाले 3-5 सालों में जिस प्रकार से ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और जिस प्रकार से हम भारत नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही, तो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, रुपयों की जरूरत पड़ेगी, वित्तीय क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। हमें लग रहा है टाटा पावर है, NTPC है, टोरेंट पावर जैसी कंपनियां हैं या फिर CSC जैसी कंपनियां हैं, ये अब बेहतर विकल्प है हमारे हिसाब से। निश्चित रूप से गौरांग सर की सबसे बड़ी खासियत शरद यही है कि जिस स्टॉक्स में उनकी कवरेज नहीं होती ना, इशारों में बहुत कुछ कह देते हैं और आपको बस इशारे समझने की जरूरत है, और साथ में अपने हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे ऑप्शंस भी दे देते हैं जिसको आप खरीद के चल सकते हैं। टाटा पावर, NTPC ऐसे स्टॉक्स बताए। विवेक सर, आपकी क्या राय होगी दोनों शेयरों पे? देखिए, इंडिया एक्चुअली ये हो सकता है कि मैं लोकल चेन्नई में होकर के वो बायस हो सकता है, तो इंडिया सीमेंट मुझे इतना पसंद नहीं आता है। ऑलमोस्ट 25-26% प्रमोटर के शेयर्स प्लेस्ड है। डेट करीबन डेट टू इक्विटी इसमें 7 गुना रहेगा। तो अगर बेहतर विकल्प देखो, ये भी वापस लोकल कंपनी है रामको सीमेंट। मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट से बेहतरीन ऑल्टरनेट या विकल्प रहेगा रामको सीमेंट। इनफैक्ट स्टॉक ने बहुत बढ़िया किया है और जिस हिसाब से उनका एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, एरिया का नाम मुझे अचानक दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लग रहा है कि रामको यहाँ से और भी बेहतरीन करेगा। तो इंडिया सीमेंट ऑन सेल रैलीज रहेगा, आई मीन ऑन सेल ऑन रैलीज रहेगा और रामको बाई रहेगा। और दूसरी चीज, JSW एनर्जी पे क्लोजली मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ चार्ट देख रहा था और लग रहा है कि 360 उसका ऑलमोस्ट डबल टॉप होके रखा है। इसको अगर ब्रेक करता तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन बेहतरीन विकल्प जैसे गौरांग सर ने भी कहा था, NTPC मेरा नंबर 1 चॉइस रहेगा। और ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, तो NTPC लग रहा है कि यहाँ से 223 जो चल रहा है, ये 270-80 भी आपको दिखा सकता है आगे चल के। तो NTPC इज बेटर बेट। NTPC उनको भी पसंद आ रहा है, गौरांग सर को भी पसंद आ रहा है, रैमको सीमेंट उनको पसंद है। इंडिया सीमेंट पे आपने देखा होगा दिलचस्प चर्चा हुई, गौरांग सर को पसंद है, विवेक को पसंद नहीं है। बाजार में ही होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से जो आपके सबसे पसंदीदा गेस्ट है, थोड़ा आप भी रिसर्च कीजिए और आप उसके हिसाब से अपना फैसला ले सकते हैं। तो हमने उन शेयरों की बात की जिसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली और ट्रिगर सब कम हो रहे हैं, और उसमें से कई शेयर ऐसे हैं जिस पर हमारे जानकारों ने बिकवाली करने की सलाह दी है। इस बाजार में यही समझना बेहद जरूरी है कि एक अच्छा रिटर्न मिल चुका है तो किन शेयरों से निकल के किन शेयरों में स्विच करें।
लेकिन शरद, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिसमें बहुत अच्छी तेजी देखने को नहीं मिली है और संभावनाएं काफ़ी हैं। शुरू के 2 स्टॉक्स और बताइए, 7 आपके पास है, 2 आप बताइए सबसे पहले। जी बिल्कुल बताते हैं, लेकिन एक बता देते कि हमारी रिसर्च कैसे हुई है। यहाँ पे जो रिटर्न पोटेंशियल हमने देखा है, लगभग यहाँ से भी आगे जाते हुए जो एनालिस्ट का मानना है कि 30% से 50% करंट लेवल से 20 स्टॉक में प्राइसेस में जो है बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। लेकिन जो 2 अहम स्टॉक्स है उसको मैं फोकस पे लाता हूँ। रेल विकास निगम लिमिटेड, ऑफ कोर्स जो रेलवे कैपेक्स की थीम है, वंदे भारत की थीम है, इसके कारण जो है स्टॉक फोकस में है। और याद रखिए रिसेंटली जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने कंपनी को अपग्रेड कर दिया है। अब उनको जो है नवरत्न CPSE का जो है ओवरऑल स्टेटस देखने मिला है। दूसरा स्टॉक रहेगा तानला प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे भी जो है एनालिस्ट कम्युनिटी मान रही है कि लगभग 50% से ज़्यादा का जो है रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल सकता है, क्योंकि इनके एंटरप्राइज बिजनेस में रिवाइवल देखने मिली है। और ऑफ कोर्स प्राइस हाइक्स भी आए हैं उनके बहुत सारे कैटेगरीज में। और क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज जो पहले देखी थी 2 क्वार्टर में, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट आई थी, वो भी ब्रोकरेजेस का मानना है कि वो अब खत्म हो गए और आगे जाते हुए उनको जो EBITDA मार्जिन लेवल्स है वो वापस 20% पे आ जाएगी। तो ये 2 शेयर RVNL और टालना सॉल्यूशंस, गौरांग सर, इन दोनों शेयरों पे क्या राय होगी आपकी? देखिए, विशेष टिप्पणी खरीदारी बेचने की या बने रहने की आरबीएनएल पे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में टिप्पणी करी कि पूरा जो ढांचा है भारतीय रेल का, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। जो निर्णय भारतीय सरकार और रेल मंत्रालय ने लिए, चाहे वो ट्रेन की गति हो, चाहे वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हो, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो आधुनिक जो रेलवे कोचेस अब लग रहे हैं पुराने कोचेस के जगह पे, उसके सवाल हो। तो कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट मजबूत है, नजरिए आप रखें, थोड़ा बहुत अभ्यास करें और फिर निवेश करें। तानला प्लेटफॉर्म्स, मेरे ख्याल से मनीष, हमारा जो लक्ष्य है वो करीबन 1350 का है, खरीदारी की राय है। ये कंपनी दूरसंचार माध्यम को सेवाएं उपलब्ध कराती है और आधुनिकीकरण करके ये मेरे ख्याल से कंपनी एक बेहतर कंपनी, अगर कोई छोटी मझौली IT रिलेटेड कम्युनिकेशन अलेबल कंपनी अगर आपको ढूंढना है, तो मेरे ख्याल से पिछले साल भर में इसने बहुत ही शानदार तरीके से आउट परफॉर्म किया है। कुछ खबरों और कारणों को लेकर के थोड़ी बहुत नीचे के तरफ के दायरे हमने फिलहाल देखे, लेकिन ये खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है। 12 महीने 18 महीने के समय काल में अगर आपको 1350 का लक्ष्य देखने मिले, इसमें मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा। खरीदारी की राय। तो गौरांग सर को जो है टालना सॉल्यूशन पसंद है, उनको लगता है 1350 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। RVNL पे वो फिलहाल कोई राय नहीं दे रहे हैं। विवेक, आपकी क्या राय होगी इन दोनों शेयरों पे, टालना और RVNL पे? क्या रेलवे स्टॉक्स में RVNL आपको पसंद आ रहा है या आप गौरांग सर के साथ जाएंगे? तो और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए देखिए, तानला फॉर एग्जांपल जो OTPs आता है ना आपके फोन में, वो सर्विसेज भी तानला कई कंपनीज को देती है और आपके पास उस कंपनी के मतलब उनके सिस्टम से OTP आता है। एनीवे, स्टॉक 1300 से लगातार करेक्शन दिखाया है और इस करेक्शन के बाद 1000 रुपए के नीचे मुझे लग रहा है कि मैं वापस ऑन द सेम पिच रहेंगे हम दोनों, और मुझे लग रहा है कि ये वापस आपको 1300 दिखा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। IT और पर्टिकुलरली मिड कैप IT में काफी दबाव देखा गया था, और जो कंपनीज ज्यादा फोकस्ड है इंडिया में, मतलब आप अगर दिग्गज कंपनीज लो, TCS, इन्फोसिस वगैरह, ये आपको दिखेंगे कि मतलब ग्लोबली फोकस्ड है और ग्लोबली इकोनॉमिक सिचुएशन बराबर नहीं है। जो कंपनीज मिड टायर कंपनीज है और ज्यादा फोकस भारत में है, तो ये कंपनीज आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो तानला उसमें एक कंपनी रहेगी, तो इसके लिए तानला पे मैं बाई की सलाह दूंगा। और दूसरा RVNL, देखिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक काफी दौड़ चुका है, इसके लिए वैल्यूएशन थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से इनके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इनकी वेबसाइट में जाके देखिए, आपको पता चलेगा क्या क्या मतलब जबरदस्त प्रोजेक्ट्स ये लोग आगे चल के कर रहे हैं। अब एक और दिमाग में रखिए कि अगले मई में आपको इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे, तो हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट और अगले 3-4 महीने, अभी सितंबर में स्पेशल सेशन बुलाया, क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगले 3-4 महीने में आपको कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा और उसके बाद में नए प्रोजेक्ट्स या तो लॉन्च या इनॉग्रेशन ये सब ठंडे पड़ जाएंगे। तो अगले 2 क्वार्टर हो सकता है कि आपको ग्रेट मूवमेंट नहीं देखने को मिले। तो RVNL ऑन डिप्स बाय रहेगा, यहाँ पे नहीं, और इमीडिएट रैली में नहीं देख रहा हूँ। RVNL पर गिरावट में खरीदारी कीजिए। टालना जो है विवेक को भी पसंद है, गौरांग सर को भी पसंद है, मजबूती देखने को मिल सकती है। अब तो समय की कमी है, तो फटाफट 4 स्टॉक्स बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले ऑफकोर्स रेमंड पे फोकस करेंगे, उनकी रियलिटी बिजनेस फोकस में रहेगी, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन भी आ रहा है। गारमेंटिंग बिजनेस का भी इंप्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि अब वेडिंग सीजन आ रही है। और इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में म्यूचुअल फंड बाइंग आई है और Q1 नंबर्स बहुत स्ट्रेंथ आया है।
तीसरा स्टॉक रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल, इनका भी रियल एस्टेट का कहानी है और आगे जाते हुए जो इनको लैंड एक्विजिशन है उस पर फोकस रहेगा। और चौथा स्टॉक जो है पिरामल फार्मा रहेगा। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आ रही है, स्टॉक थोड़ी बीटिंग डाउन ज़रूर हुई थी डीमर्जर के बाद जब वापस से लिस्ट हुई थी, लेकिन जो CDMO बिजनेस है वहाँ पे बुलिश नज़रिया देखने में, आगे जाते हुए मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो 4 शेयर शरद ने बताया, रेमंड, सेंचुरी टेक्सटाइल, पिरामल फार्मा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गौरांग साहब, समय की थोड़ी कमी है, जल्दी से बताइए चारों में से कौन से शेयर आपको पसंद आ रहे हैं? रेमंड्स पर हम केवल टिप्पणी करेंगे जहां पर खरीदारी की राय है, और हमें लग रहा है कि करीबन यहाँ से भी आपको 15, हालांकि रिटर्न अच्छा मिला हुआ है, लेकिन यहाँ से भी अगर समय की पाबंदी नहीं है तो 15% या उसके आसपास का रिटर्न आपको मिल सकता है अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। बाकी अन्य शेयर्स पर कवरेज नहीं है, इसलिए हम विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर रहे। गौरांग साहब को इवेंट्स पसंद है होल्ड करने के सिलसिले में। विवेक, 4 स्टॉक से हमने बात की अभी, शरद ने बताया आपको, रेमंड बताया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बताया, सेंचुरी टेक्सटाइल बताया, पिरामल फार्मा बताया। हमने देखा है कि पिरामल फार्मा में एक शानदार रिटर्न देखने को मिला। इन चारों में से कोई शेयर पसंद आ रहा है कि आपको? देखिए, मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा पिरामल फार्मा। और फार्मा एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है और CDMO जो बिजनेस है करीबन कंपनी उससे 74 या 75% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। कई दिक्कतें आई थी डीमर्जर के बाद, आई थिंक वो सब हो गया, अब राइट्स इशू भी हो गया तो डेट लेवल भी इतना कम हुआ है। आगे चल के हो सकता है कि हम लोग 1 साल बाद जब बात करें तो ये वैल्यूएशन पे आपको मिले ही नहीं कंपनी, तो डेफिनेटली पिरामल फार्मा एक बाई रहेगा। और डिस्क्लोजर, यस, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है ये। दूसरा मैं जाऊंगा रेमंड के साथ। रियल्टी और जो टेक्सटाइल है, दोनों क्षेत्र बहुत अच्छे लग रहे हैं और रियल्टी अगले एटलीस्ट 4 या 5 साल के अप साइकिल में है। तो जिनके पास ये लैंड बैंक्स वगैरह है, ये कंपनीज आपको दिखाने वाली है, मतलब अच्छा ग्रोथ यहाँ से भी दिखाई। तो रेमंड इनफैक्ट 3000 भी अगर जाता है तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। काफी अच्छा रैली दिखा है, लेकिन 3000 में भी ये वैल्यूएशन फेयर में ही जाएगा, महंगा नहीं होगा। तो रेमंड्स में भी, रेमंड्स पे दोनों जानकार मानते हैं कि मजबूती देखने को मिल सकती है। शरद ने तुरंत मुझे बताया कि एक शेयर और है जो चर्चा होनी चाहिए। गौरांग सर, जल्दी से पेटीएम को लेके क्या राय है? ये लिस्ट में हमारा शेयर हमारे लक्ष्य बहुत नजदीक आ चुके हैं, 914 का लक्ष्य है, तो अगर आपका पुराना निवेश है तो आप बने रह सकते हैं। तो सीधे तौर पे पेटीएम में ऐसा शेयर है जिसमें आप बने रह सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। गौरांग सर और विवेक सर, आपका शुक्रिया, और एक शो को, मिड कैप जैसे शो को इतना शानदार तरीके से बताने के लिए और फटाफट अंदाज में 14 शेयरों पे क्लियर कट बताने के लिए कहाँ पैसा बन सकता है, आप दोनों का शुक्रिया। और शरद, हमेशा की तरफ मैं आपको भी शुक्रिया करूँगा क्योंकि आप एक से बढ़कर एक शानदार रिसर्च लेके आते हैं और हमारे दर्शकों का काम बेहद आसान कर देते हैं और उनको आसानी से स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। आज के लिए मार्केट गपशप में इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक नया शो लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।